ठीक है। पाषाण काल में हमने जो इतिहास बताया वो बताया कि मानव ने पत्थर के औजार का कैसे प्रयोग करते हुए अपनी सभ्यता का क्या किया, विकास किया। कैसे विकास किया? तो पूर्ण पाषाण काल बता चुके थे, नव पाषाण काल बता चुके थे, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल। छोटा सा बचा था ताम्र पाषाण काल। देखिए, मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया उसका नाम था तांबा। क्या नाम था? तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था, तांबा, कॉपर। सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया उसका नाम था तांबा। तो मनुष्य जब तांबे का प्रयोग करने लगा उस समय सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी। उसके पास खेती, वो कृषि कार्य करने लगा, पशुपालन पहले ही करने लगा था, घर भी बनाने लगा, ये सारा विकास वो कर चुका था। अब उसने तांबे यानी धातु का प्रयोग करना शुरू किया और पहली बार तांबा यानी जिसे कहते हैं कि ताम्र पाषाण काल में उसने एक नए धातु का आविष्कार कर दिया, तांबा। तांबे का औजार उसने बनाना शुरू किया। हमको ऐसे कौन से स्थान है जहां से इसकी का पता चलता है कि ये ताम्र पाषाण काल जो है यानी तांबे का उपयोग मनुष्य ने किया? ये 3 राज्य मोटे मोटे हैं कि वहां पर ये मिलता है। एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश जिसको पहले मालवा कहते थे, पश्चिमी महाराष्ट्र, यहां पर कुछ बस्तियों की खोज हुई। उस बस्तियों की खोज के उपरांत ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया। तांबे जैसी धातु का पहले बार उन्होंने शुरुआत कर दी। राजस्थान में एक स्थान है उदयपुर जिला, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वहीं के पास एक स्थान आता है आहार। आहार नामक स्थान से जब खोज हुई तो वहां पता चला कि मनुष्य जो है यहाँ पे तांबे का प्रयोग करने लगा, ठीक है। तो आहार का प्राचीन काल तांबे पे नाम पे ही कर दिया गया, ताम्रवती। ये क्वेश्चन भी आता है कि आहार का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती, क्योंकि वहां पर उन्होंने मनुष्यों ने तांबे का प्रयोग करना शुरू किया। तो आहार का प्राचीन नाम था ताम्रवती। अब आपको लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। नव पाषाण काल के पश्चात, लिख लीजिए, नव पाषाण काल के पश्चात है? नहीं, हेडिंग है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। लिख लीजिए, नव पाषाण काल के पश्चात जिस काल का इतिहास में उल्लेख मिलता है, जिस काल का इतिहास में उल्लेख मिलता है उसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश,
तथा पश्चिमी महाराष्ट्र पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां प्राप्त हुई है। ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। राजस्थान में, अब देखिएगा, राजस्थान में आहड़, ये लिखा है आहड़, बालाथल, बाबोर, एवं भिलुंग नामक बस्तियों से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, यहाँ जो बस्ती पहली बार जब खोज हुई तो यहाँ से पता चला कि मनुष्यों ने तांबे नामक धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सिर्फ तांबे का ही प्रयोग नहीं किया, कला में भी विकास किया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे, मृद भांड भी बनाने लगे। इसके साथ ही बर्तन में उन्होंने रंगाई यानी चित्र भी बनाना शुरू किया। कलर का भी उल्लेख मिलता है, यानी रंग भी, कलर भी किया उन्होंने। तो लिख लीजिए, आहड़ नामक स्थल से आहड़ नामक स्थल से इस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। इस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। मृद मतलब होता है मिट्टी, भांड मतलब होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इस प्रकार के मृद भांड पाए गए हैं जिसमें सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। ये देखिए, क्वेश्चन भी आता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान में यह स्थल बनास संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। यह स्थल बनास संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बनास नामक नदी बहती है। बनास नामक नदी बहती है। देखिए, ये जितने स्थल राजस्थान में ज़्यादातर हैं,
इनको बनास संस्कृति भी जाती है, क्योंकि यहाँ एक नदी बहती है बनास, उन्हीं के किनारे इस स्थल की खोज हो गई और इसीलिए इसको जैसे सिंधु नदी के किनारे जो खोज हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति कहते हैं, वैसे ही ताम्र पाषाण यानी जहाँ तांबे की खोज हुई वहाँ पर ये बनास नदी जो बहती है, इसीलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। दूसरा आप लिख लीजिए पश्चिमी मालवा या मध्य प्रदेश। पश्चिमी मालवा या मध्य प्रदेश में कायथा एरण तथा नवदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल पाए गए हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल पाए गए हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल पाए गए हैं। नवदा टेली देखिए ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ भी खोज हुई तो यहाँ भी ताम्र के औजार का प्रयोग करते हुए साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक ऐसा मकान मिला है जो वृत्ताकार मकान मिला है नवदा टोली में। लिख लीजिए नवदा टोली में वृत्ताकार मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देख लीजिए पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे, पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा एवं दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणिक स्थल की खोज हुई है। महाराष्ट्र में, इसको अलग से लिखिएगा, महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिए जोरवे संस्कृति, अलग से लिखिएगा जोरवे संस्कृति की मुख्य विशेषता चोटीदार बर्तन बनाने की कला है।
बर्तन बनाने की कला है। देखिए महाराष्ट्र में जो ताम्र पाषाण काल मिली है, वहाँ पे जो भी बर्तन मिले, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, उनको टोटीदार, समझ में आ रहा है टोटीदार? अभी कोई मटका आपने देखा हो कि टोटी लगा हो, ऐसा देखा ही नहीं है? देखा है ना? तो महाराष्ट्र में टोटीदार बर्तन ये वहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो अब देखिए ताम्र पाषाण काल में आकर मनुष्य कितना विकसित हो गया कि उसने कला में विकास कर लिया, बर्तन भी बनाना लिखा, धातु का भी प्रयोग कर लिया। यानी अब आप लोग समझिए कि मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 10 लाख ईसा पूर्व से लगभग 2000 ईसा पूर्व के बीच में मनुष्य ने क्या क्या खोज कर लिया, कहाँ पहुँच गया। पहले पत्थर से शुरुआत किया ना, औजार बनाए, फिर पशुपालन किया, फिर आग की खोज की, फिर खेती करना शुरू किया, फिर मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर चित्रकारी शुरू किया। इतना पहुंच गया ना। तो ये मनुष्य की ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं उपलब्धि थी कि मनुष्य ने ये उपलब्धि थी कि उन्होंने यहाँ तक इतिहास को पलट दिया। इतनी उपलब्धि हो गई कि वो खेती करना जान गया, पशुपालन करना जान गया। अब इसके बाद हमारी बहुत इम्पोर्टेंट सभ्यता आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता अब आती है। ये भारत की सबसे विकसित सभ्यता है, सबसे विकसित सभ्यता। इसी को हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता क्यों है? ये व्यापार करता था कई देशों से। आपने कहा कि कई देशों से, देखिए आपका पॉइंट है कई देशों से व्यापार था। चलिए सही, हम आपका आप क्या करेंगे? हाँ देखिए इनका भी पॉइंट सही है, नगरीय। सर यहाँ पे जो घर थे और नालियाँ थी एक दूसरे को संपर्क काटते थे। ये भी इन्होंने सही किया कि पहली बार नालियों का प्रयोग किया। और सड़कें चलिए ढकी हुई नालियों का प्रयोग करता था। और अच्छा क्या आपने बता दिया, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है सड़कें का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। मोहर मिले थे क्योंकि मोहर एक दूसरे से व्यापार करते। मतलब आप बताते चलेंगे, खत्म होने वाला नहीं था। कहने का ये मतलब है कि आज हम लोग जिस बेस को मान के चलते, जिस बेस को मान के चल रहे हैं, वो किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन। इसके पहले जो भी खोज हो चुकी थी, लेकिन मनुष्य ने इतना डेवलप हो गया कि उसने भारत जैसे देश को, भारत की कल्चर को एक अपना आधार दे दिया। हमारे देश की जो पहचान है ना, अगर लोग कहते हैं ना मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, बोलते हैं ना, तो भारत को क्या बोला जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता है हमारे देश में। तो ये क्यों इतनी डेवलप क्यों है? क्यों हम इस संस्कृति को, क्यों इस सभ्यता पे हमको इतना नाज रहता है? इसका कारण है कि मनुष्य ने एकदम पलट दिया। जो खोज हो चुका था उसको एकदम क्या हुआ, विकसित रूप में और सुव्यवस्थित रूप में इसको आकार दिया। ठीक है, कैसे आकार दिया? आप कुछ सपोज करिए, हम लोग जहाँ रहते हैं, एक घर में रहते हैं ना, तो घर की जो डिजाइन होती है, घर में क्या होता है, एक आंगन होता है ना, एक किचन होता है और कमरे होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो घर की बनावट थी उनकी ही देन थी कि उन्होंने ये आंगन का कॉन्सेप्ट दिया, जो आज कितना भी देश मॉडर्न हो जाए, लोग मॉडर्न हो जाए, लेकिन आप देखिएगा कि उनके मकान में एक आंगन का कॉन्सेप्ट होता ही है, एक किचन का कॉन्सेप्ट होता ही है, कमरे होते ही हैं। तो ये जो आधार है, ये आधार कहाँ से चला रहा है? कहाँ से चला रहा है? अगर हम ये आज रहते हैं जहाँ पे, ये जो नक्शा बनाते हैं, ये नक्शा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से चला रहा है? और सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? कितनी पुरानी है? आज जो है 2400 चल रहा है, लगभग 2000 और जोड़ दीजिए, 4400 साल पहले की जो सभ्यता थी, वो उसकी जो बेसिक पॉइंट है वो आज भी चला आ रहा है। और उसको हम बांटेंगे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक
इस 4 चीज़ में हम बांट के आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता कैसे लगा, इसकी खोज कैसे हुई। शुरुआत में हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जी, आपने पैलियोलिथिक एज बताया, मेसोलिथिक एज बताया, न्यूलिथिक एज भी बताया कि सर महापाषाण जो दक्षिण भारत में, देखिए क्या है महापाषाण, ये दरअसल जो इसमें सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अनुसार ये ताम पाषाण काल था, लेकिन आपने चूंकि पूछ लिया है हम उसको बता दे रहे हैं महापाषाण काल। जी आपका क्वेश्चन आ गया है तो हम पहले इसी को बता दे रहे हैं एक मिनट के लिए। ये भी पाषाण काल से ही रिलेटेड है, महापाषाण काल। दक्षिण भारत में देखिए मनुष्य ने क्या किया, कुछ नया किया। जब भी कोई चीज़ नया किया तो उसका विकास होने लगा, उसकी वो कल्चर बनती गई। आपका क्वेश्चन था संस्कृति क्या है, तो ये महापाषाण एक बड़े बड़े पत्थर होता था। जब दक्षिण भारत में लोग दफनाते थे तो उसके चारों, मान लीजिए यहाँ दफना दिया गया, किसी को दफनाया गया, उसके चारों ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए। ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर लगाकर इस कब्रिस्तान को क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के तुरंत पश्चात दक्षिण भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि वहाँ एक ऐसी सभ्यता लोगों ने जन्म दिया कि जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था उसके चारों तरफ उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए। इसी पत्थर को महापाषाण कहा जाता था। क्या रीजन थी सर पत्थर लगाने? पत्थर लगाने का था कि सुरक्षित रखना, क्योंकि उस समय गड्ढे को खोदकर जानवर जो है डेड बॉडी को खा जाते थे, तो पत्थर लगा के उसको सुरक्षित कर दिया गया। आज भी आप कब्रिस्तान जाइए तो उसको क्या करते हैं, पक्का कर देते हैं। नहीं कर देंगे तो जानवर नहीं खा लेंगे। ठीक है, क्यों किया जाता है? हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सुरक्षा के उनके दिमाग में आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जानवर तो थे ही, जानवर आप देखते हैं कुत्ता का गड्ढा अभी भी खोद देते हैं, खोद देते कि नहीं खोद देते हैं, तो वैसे ही जानवरों से सुरक्षा करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए चारों तरफ से। तो इसको कहते हैं महापाषाण। ये दक्षिण भारत में शुरुआत हुई। ठीक है, अब आप डेफिनेशन सॉल्व करता हूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो दक्षिण भारत से आते हैं, सही नहीं होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो दक्षिण भारत की भी कुछ हिस्ट्री बता दीजिए। देखिए आपका जो सिलेबस है ना, दक्षिण भारत का इतिहास बताएंगे, साउथ हिस्ट्री नहीं, वो पूरा मतलब पाषाण कालीन से रिलेटेड आपका एक पेपर सेट करवा देंगे ना। देखिए चूँकि क्या है कि ये सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो रही है ना, तो हमको एक ही दिन मिला है पाषाण काल पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक दिन में पाषाण काल बनाना है और 2 दिन में हड़प्पा सभ्यता बताना है। ठीक है, तो उसी अनुसार चलना है। अगर हम ज़्यादा पाषाण काल बता देंगे तो हड़प्पा छूट जाएगा, तो उसी आधार पर चलना है ना, एक सिलेबस के आधार पे। अगर अनलिमिटेड होता तो हम आपको 6 दिन बताते पाषाण काल। ठीक है जी, मुझे मालूम है, क्योंकि इसका सिलेबस का जो समय सीमा है, एक लिमिट रखा गया है कि एक ही दिन बताना है और वो भी 1.5 घंटे में बताना है। अब अब क्या होता है, लेकिन हम आपको 10 से 20 क्वेश्चन ऐसा हल करा देंगे लास्ट में कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे, जो समय मिलेगा एक्स्ट्रा समय लेके बता देगा। ठीक, आज का जो टॉपिक आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारी आवाज पहुंच रही है ना? आवाज पहुंच रही ना? माइक नहीं, आवाज आ रही ना? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, और इसको एक चीज और कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा। ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो उस समय पुरातत्व विभाग बन गया था, जो आज भी है पुरातत्व विभाग का काम है कि खोजबीन करना, इतिहास का पता लगाना। ठीक है, तो उस वक्त
जब पुरातत्व विभाग का निर्माण हो चुका था तो ये खोज शुरू हुआ। तो जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हाँ बताइए क्या है? सिक्का जो सिक्के चले थे नहीं, सिक्के यहाँ से नहीं चले, हाथ में सिक्का चला था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आपके जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट में रखिएगा, ठीक है? जो भी क्वेश्चन है हम बता देंगे, ठीक है? सिक्का इसमें नहीं चला था, भारत में सिक्के चले थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ सिक्के नहीं चले थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जब खोजबीन शुरू हुआ तो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा। हड़प्पा ये इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। इसकी खोज की दयाराम साहनी ने, उन्होंने खोज निकाला हड़प्पा। हड़प्पा में उनको कई चीज़ मिल गया, कई चीज़ उन्होंने खोजा। हड़प्पा से कई चीज़ मिला उनको, जो है नगर मिलका जो है टीले मिल गए उनको, कई वस्तुएं प्राप्त हो गई। उसके बाद फिर खोज हुआ मोहनजोदड़ो का। तो हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के किनारे। किसके किनारे है? रावी नदी। इसके बाद ये खोज हुई 1921 में, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 ईस्वी में क्या हुआ? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। आप बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। पहले किसकी खोज हुई? किसकी खोज हुई पहले? हड़प्पा की पहले खोज के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन बाद में किसकी खोज हुई? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? पहले तो खोज हो गई हड़प्पा में, तो हड़प्पा सभ्यता कह दिए। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे थे इसलिए इसको सिंधु। तो हड़प्पा भी तो रावी नदी के किनारे। हाँ, लेकिन ज़्यादातर से जो बड़ी नदी, बड़ी नदी के किनारे ज़्यादा एरिया सिंधु नदी के किनारे। देखिए ऐसा है, जो चीज़ हड़प्पा में मिला वही चीज़ वहाँ भी मिला, मोहनजोदड़ो में भी लगभग समान चीज़ मिला। लेकिन मोहनजोदड़ो में बहुत सी चीज़ें विकसित अवस्था में पाई। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहते हैं इस कमरे के अंदर बहुत कई सामान रखे हैं। हड़प्पा में ये टेबल मिल गया, ये बोर्ड मिल गया, ये पंखा मिल गया। लेकिन मोहनजोदड़ो में सारी चीज़ें मिल गई। ये तो मिला ही, और भी चीज़ें मिल गई खुदाई में। तो डेवलप सबसे ज़्यादा कहाँ मिल गया? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा की जो चीज़ें मिली वो तो मिली ही मोहनजोदड़ो में, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल गई। तो मोहनजोदड़ो में जो भी चीज़ मिली वो बहुत विकसित अवस्था में मिल गई। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाने लगा। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से जब खुदाई हुई तो वहाँ पे जो अवशेष मिले, वहाँ पे जो वस्तुएं प्राप्त हुई वो बहुत ही विकसित अवस्था में, तभी से इसको सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम दे दिया गया। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आगे खोज चलती गई, कई स्थल मिले, विभाजन हो गया। 1947 में भारत विभाजन हो गया, 2 देश बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया। भारत में भी इसकी खोज हुई तो इसके भारत में भी कई स्थल मिले। गुजरात में मिले, राजस्थान में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला, हरियाणा में मिला, पंजाब में मिला, कई जगह इसके स्थल मिल गए। तो ये सभ्यता जहाँ जहाँ इसके, ये सभ्यता एक ही सभ्यता इसलिए हुए कि मिलते जुलते चीज़ मिलने लगी। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में कोई चीज़ मिली उस समय और आपके बस्ती में भी खुदाई में वही चीज़ मिल गई, तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव यहाँ पर भी था। ठीक है? तो वैसे ही जब आगे स्थलों की खोज होती चली गई और मिलते जुलते वस्तुएं मिलती गई तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? विस्तार हो गया, कई जगह विस्तार हो गया। तो पहले हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का
विस्तार कहाँ कहाँ था, किस किस देश में था। अब आपका हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता। पहले आप लिख लीजिए, शुरुआत में 2 लाइन लिखा दें, लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, हेडिंग डाल दी आपने, लिख लीजिए। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा का पता लगाया। हड़प्पा का पता लगाया, लिख लीजिए। भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन में, भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशन में 1921 ईस्वी को दयाराम साहनी ने हड़प्पा की पुरातात्विक स्थल के रूप में, पुरातात्विक स्थल के रूप में खोज की। लिख लीजिए 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो की खोज की, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो में सभ्यता विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो में सभ्यता विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। वहाँ पे जो भी मिला बहुत ही विकसित अवस्था में मिला, तो तब से ये सिंधु घाटी। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस किस देश में है, अब हम आपको विस्तार बता रहे हैं। ये 3 देशों में फैला हुआ है, 3 देशों में। पश्चिम में आप देखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान,
लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली हुई है। अफगानिस्तान में देखिए 2 ही स्थल मिला है, पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा स्थल मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो भारत में मिले हैं। सबसे ज़्यादा कुल लगभग जो मुख्य रूप से जो इसके स्थलों की खोज हुई है वो लगभग 1400 स्थल हैं, जिसमें 1100 तो भारत में ही है और 2 स्थल मात्र अफगानिस्तान है, बाकी जो स्थल है वो पाकिस्तान में। तो ये 3 देशों में विस्तार है। अब हम इसका दिशा के रूप में बता दें कि किस किस दिशा में फैली हुई है। देखिए, पूरब, ये पूरब में है आलमगीरपुर, पश्चिम में है सुक्का गैंडोर, उत्तर में है मांडा और दक्षिण में है जैमाबाद। तो इसको लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर एवं सबसे पश्चिमी स्थल सुक्का गैंडोर एवं सबसे उत्तरी स्थल मांडा एवं सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। ये देखिए जम्मू कश्मीर में है, सुक्का गैंडोर ये है आपका पाकिस्तान में, ये ठीक है। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, ये उत्तर प्रदेश मेरठ में, ठीक है। ये आपका हिंडन नदी, ठीक है, और ये प्रवरा नदी में है, चेनाब नदी में है, और ये दास नदी, ठीक है, नदी भी बता दी। ये आपका चेनाब नदी, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आप लोग शॉर्ट लिखना शुरू करें क्योंकि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हम शॉर्ट टाइप में लिखवाएं, ठीक है। उसमें आप लोग समझने का प्रयास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम ये लिख दिए तो आप लोग ऐसे ही शॉर्ट टाइप में लिखिए। एक चीज़ आप काम करिए, जैसे हम अगर बहुत लिखवाने लगेंगे ना तो बाकी चीज़ें जो समझाना है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने ये लिख दिया तो वैसे ही आप लोग आरेख बना के आप समझ लीजिए, तो ये हो गया। इसको मिटा दें, देखिए ये तो आपका हो गया विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब जब चलिए अब देखिए, समझने की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, खुदाई हुई, खोज हुई। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उनका नगर योजना, ये इसकी विशेषता है, नगरीकरण है ना, ये शहरीकरण है। तो इसका अब हम आपको बता रहे हैं नगर योजना, ये एक शहरी सभ्यता है, ठीक है। ये नगरीकरण है, यानी यहाँ के लोग शहर में रहते थे। तो कैसे रहते थे, कैसे पहचान हुई कि ये अर्ध ऐतिहासिक है। उन्होंने अपने बारे में लिखा है क्या? सिंधु घाटी वालों का इतिहास उन्होंने खुद लिख के बताया है, तो कैसे जाने, तो कैसे जाने हम? अनुभव कर सकते हैं। नहीं, हमारे क्वेश्चन का सिर्फ उत्तर दीजिए आप, हम जाने कैसे उनके बारे में? खुदाई से
अरे हमको ये मिल गया चश्मा तो हम जानेंगे ना, इससे देखेंगे कि कहीं हमको डरा तो क्या कहेंगे इसको। आँख में लगाना है। अगर कि रास्ते में कोई चीज़ मिल गई, किसी ने नहीं लिखा है, तो हम नहीं जानेंगे कि ये क्या है। तो वैसे ही आज के मानव ने जब खुदाई की, वो तो विकसित है ना, जो व्यक्ति जिसने खुदाई की वो तो जान ही रहा है सब कुछ, तो उसमें को जो चीज़ मिली वो तो जान जाएगा ना। सर साक्ष्य के आधार पे तो ये नगर निकला जी। और लिखित आधार पे सर बाद में गांव निकला, यानी कि हम वैदिक एरा की बात करें। नहीं तो वैदिक कहाँ पढ़ा रहे हैं, हम जान रहे हैं। ठीक है। ये जो टॉपिक है, लेकिन आप देखिए इतिहास उल्टा हो है कि नहीं इसके बाद में बताएंगे। देखिए नगर योजना, ये नगर है ना, ये नगर योजना है, तो इसका पता कैसे चला? तो जब खुदाई हुआ तो सिंधु घाटी में खुदाई हुए तो दो टीले मिले, एक पूर्वी ओर टीला और एक पश्चिमी टीला। ये दो प्रकार के टीले की खोज हुई, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, दो टीले थे। टीले समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? दो टीले की खोज हुई, इसी टीले पर भवन बने हुए थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला जो था उसके चारों ओर दुर्ग बना था। दुर्ग मतलब होता है किला। किला सुना है ना, लाल किला सुना है ना, किला सुना है ना। तो पहली बार अगर एक क्वेश्चन आ गया किला का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो क्या उत्तर मारेंगे? कहाँ मारेंगे? किले का साक्ष्य इतिहास में कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी से आ गया ना, दुर्ग यहीं से मिला है पहली बार। यानी जो लोग रहते थे उन्होंने अपने ये दुर्ग, अच्छा ये बताइए किला क्यों बनाया जाता था? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। यानी उस समय विकसित ये दिमाग था कि वो लोग अपने सुरक्षा के लिए एक किले की नींव रख दी। आगे के जो शासक हुए उन्होंने इसी का अनुकरण करते हुए बड़े बड़े किले बनाए। हमारे देश में बहुत से ऐतिहासिक किले हैं, इलाहाबाद का किला है, लाल किला है, अकबर में आगरा का किला है, बहुत सा लाहौर का किला, बहुत सा किला बना है इतिहास में। तो ये जो किले की नींव पड़ती है वो किस सभ्यता से पड़ गई? सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ साक्ष्य मिला है किला, और पूर्व ये पश्चिमी तरफ पे दुर्ग होता था टीले पर, पूर्वी में जो क्या कहते थे, पूर्वी में नगर बसा हुआ था, और नगर में भी मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। और किला किसके लिए बनाया जाता था? राजा के लिए, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो किला बना था यहाँ पे कोई राजा रहता रहा होगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मेन उसी के लिए किला बना। तो ये पश्चिम में होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुई तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ कि पश्चिम के जो टीला मिला है उसमें किला मिला है, पूर्वी टीला जो था उसमें नगर मिला था। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपवाद है, ज़्यादातर स्थलों में पश्चिमी की ओर जो किला मिला है इसके चारों ओर एक चीज और बना दी गई थी, दीवार बना दी गई थी। किले के चारों ओर भी दीवार बनाई गई थी, बाउंड्री बनाई जाती है ना मकान के चारों ओर, वैसे ही यहाँ भी पश्चिमी टीले की ओर चारों ओर क्या है, बाउंड्री बना दी गई। ये बाउंड्री भी सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थी, उसके आगे खाई होता था। तो ये एक तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े भवन बने थे, क्योंकि यहाँ राजा रहते थे, यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, जैसे व्यापारी हुए वो रहते थे, जैसे कारीगर हुए वो लोग रहते थे। तो इस प्रकार का नगर योजना बनाई गई थी, एक पूरब की ओर और एक पश्चिमी की ओर। पूरब की ओर टीला था जिसको हम लोग नगर कहते थे, पश्चिमी ओर टीला जो था उस पर दुर्ग या किला था जिसपे बड़े बड़े भवन बने हुए थे। ये उनकी नगर योजना थी। लेकिन सब जगह एक ही समान नहीं मिला है, ज़्यादातर जगह मिला है कहीं कहीं एक ही बाउंड्री से दोनों जगह, जैसे कालीबंगा में दोनों टीलों को घेर कर एक दीवार बनाई गई थी। कालीबंगा में दोनों टीलों के चारों ओर क्या थी, दीवार थी, चारों ओर दीवार थी। और एक ऐसा स्थान था जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोज हुई स्थल, वहां पे किला ही नहीं मिला है, और वो था
क्या आपका चनुद्रो में दुर्ग यानी किला ही नहीं मिला है। चनुद्रो जहां पर किला नहीं मिला है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो इसका एज कैसे पता चला गया, किसी चीज का एज कैसे पता चला गया, कार्बन C14 से इसका पता लगाया गया। और सिंधु, अब हम आपको बताते हैं उसका काल। अनेक विद्वानों ने अलग अलग इसका काल बताया है, लेकिन जो वास्तविक काल, जो कार्बन यानी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसका जो काल माना गया है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए काल, इसमें हेडिंग है काल या समय। लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कार्बन रेडियो कार्बन विधि के अनुसार, रेडियो कार्बन विधि के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। इस ये C14 से जो इसका काल मान, अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग काल दिया है, अनेक विद्वानों ने अपना अलग अलग काल दिया है। मार्शल ने मान लीजिए बता दिया आपका 3250 से 2750, ठीक है। मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500, सब ने अपना अपना काल बताया, लेकिन जो सही मान काल है वो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो वहाँ मनुष्य के कंकाल तंत्र मिले ना, तो वहाँ पे मनुष्य की 4 प्रजाति मिली। कितनी प्रजाति मिली? 4 प्रकार की प्रजाति थी। तो देख लीजिए इसका हेडिंग, प्रजाति। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मिश्रित प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिश्रित प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिश्रित प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिनके अंतर्गत भूमध्य सागरीय प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, अल्पाइन तथा मंगोलायड मिलते हैं। ये देखिए 4 प्रजाति मिलती है। ये पूरी दुनिया में सभी की देखिए प्रजाति अलग है। आप लोग देखिए ज्योग्राफी पढ़ेंगे और क्या कहते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रजाति के पूरी दुनिया में लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे मंगोलाइड लोग आपको दक्षिण कोरिया, चीन, उत्तर कोरिया, भूटान, नेपाल, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। भूमध्य सागर आप जानते ही हैं, भूमध्य सागर के आसपास जो देश हैं, यूरोपियन कंट्री है ना,
वहाँ के जो है वो क्या कहते हैं, वहाँ की प्रजाति है। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपके कुछ अमेरिकन और कुछ यूरोपियन देशों के प्रजाति हैं। इसी प्रकार जो अल्पाइन है वो इंडोनेशिया और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसे 4 प्रजाति के अवशेष जब खुदाई हुई तो मिले, लेकिन सिंधु घाटी के जो निर्माता थे, जो माना जाता है, वो माना जाता है भूमध्य सागरीय को। लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में या निर्माता के रूप में, या निर्माता के रूप में, या निर्माता के रूप में भूमध्य सागरीय को स्वीकार किया जाता है। देखिए, तो ये तो इसका आपकी प्रजाति की बात बता दी, अब तक काल के बारे में बता दिया आपने। अब जब खुदाई हुई, खोज हुई, तो उस तरह तो 1400 स्थल मिले, लेकिन कुछ विशेष स्थल मिले हैं जहाँ पर सभ्यता बहुत विकसित रूप से थी। तो उनकी पहचान और उनकी खोज किया गया और उनका अलग अलग पहचान हुई। तो हम शुरुआत करते हैं जो सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा से। तो अब आपका जो हेडिंग है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा में 2 टीले मिले हैं, पूरब में पश्चिम में। हड़प्पा में जब खोज हुई तो हड़प्पा में के उत्तर पश्चिम में, यानी बाहर, यानी दुर्ग के बाहर एक वृत्ताकार चबूतरा मिला हुआ है। और उस चबूतरे में अनाज के दाने मिले। उस अनाज दाने को पीसा गया था। हाँ ठीक है, जैसे अनाज को क्या गया पीसा, आज अनाज को पीसा जाता है ना, कैसे पीसा जाता है? चक्की से। और उस समय मशीन नहीं थी, तब कैसे पीसा गया? जो पट्टा होता है उसी में। तो हड़प्पा में जो 2 टीला मिला है, लेकिन उसके उत्तर पश्चिम में दुर्ग के बाहर एक वृत्ताकार यानी गोल चबूतरा मिला है। उस चबूतरे में अनाज के दाने पिसे हुए के साथ मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है उनका यही काम था कि वो अनाज पीसते थे। तो लिख लीजिए, हड़प्पा के उत्तर में, हड़प्पा के उत्तर पश्चिम में एक एफ टीला मिला है। एफ टीला मिला है। एक एफ टीला मिला है जहां पर 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला है। हड़प्पा के टीले के दक्षिण दिशा में, हड़प्पा के टीले के दक्षिण दिशा में, हड़प्पा टीले के दक्षिण दिशा में R37 कब्रिस्तान मिला है। R37 नामक कब्रिस्तान मिला है।
ये नाम क्यों दिया गया? हाँ, ये देखिए एक व्हीलर, एक विद्वान थे, उन्होंने खोज दिया। दरअसल उस कब्रिस्तान में लगभग 37 डेड बॉडी थी, तो इसका नामांकन उन्होंने R37 कर दिया। ये टीले के दक्षिण दिशा में था, R37 इसका नामकरण। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हड़प्पा में भी 2 टीला था, एक पूरब टीला और दुर्ग किस में होता था? पश्चिमी टीले। देखिए हड़प्पा के पश्चिमी टीले को AB टीला नाम दिया गया। हड़प्पा के पश्चिमी टीले को AB टीला नाम दिया गया। यहाँ से जो यह टीला है उसका तात्पर्य क्या है? हैं? जो यह टीला है उसका तात्पर्य क्या है? F टीला मतलब वहाँ पर मजदूर रहते थे। F का क्या मतलब? F नामांकन उन्होंने कर दिया, जैसे पहचान के रूप में मान लीजिए, ठीक है। उन्होंने पहचान करके दे दिया। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज खोजते हैं ना, तो A से चलते हैं ना, A B फिर C, तो ये खोज करके एक सांकेतिक शब्द है, ठीक है। तो F टीले की पहचान ये हो गई कि यहाँ पर मजदूर लोग रहते थे और ये क्या कहते हैं, अनाज की पिसाई करते थे, ठीक है। तो ये F टीला है, उसकी पहचान की गई। इतिहास में एक चीज़ आप लोग देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने ये किसी चीज़ को खोजा, ये खुदाई कब हुई? मान लीजिए 1921 में। उस विद्वान ने वहाँ लिख दिया F टीला, लेकिन उसका कारण नहीं बताया। लिखा तो इतिहास में बहुत सी चीज़ें मिली है कि जिसने जो चीज़ लिखा उसने उसका कारण नहीं लिखा, लेकिन आज आपने हमसे कारण पूछा ना इसका, लेकिन उसने इसका कारण नहीं बताया। उसने अपने सीरियल से F टीला लिख दिया। आपने गया, आपने किसी चीज़ को डिकोड कर दिया, या कोई चीज़ खोजी A B C D, खोजते समय आपने ये नहीं कहा कि हमने D क्यों लिखा, ये तो बताया नहीं। लेकिन एक सीरियल क्रम में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने A B C को देखते हुए अगर चौथे स्थान पे पहुँचे खोजते हुए, तो F नंबर पे आता है। समझ में आया? इसका कोई वैसा महत्व नहीं था। और R37 का महत्व इसी से है कि वहाँ पे जब खुदाई हुई तो 37 क्यों है? R है, यानी क्रम में आप कोई बस्ती को खोजते हैं तो इंग्लिश के जो वर्ड है A B C D यही ना लिखते चलेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत सी वस्तुएं मिली, तो कहीं लास्ट में R मिल गया, R को उन्होंने संकेत किया, तो वैसे ही ये सीरियल क्रम से संकेत करते चले गए, ठीक है। तो F टीले की पहचान हो गई कि यहाँ पर मजदूरों का आवास था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस टीले पर मजदूरों का आवास था। ऑप्शन रहेगा A B या F, तो क्या आंसर हो गया? अब समझ में आया? ठीक है। जैसे क्या हुआ कि टीला तो कई था, मान लीजिए उत्तर में कई टीले हुए, मतलब कई छोटे छोटे टुकड़े मिले, तो उन्होंने सांकेतिक रूप से नाम दे दिया। अब हड़प्पा के बाद जो बेसिक खोज हुई मोहनजोदड़ो में, देखिए मोहनजोदड़ो, पश्चिमी टीले मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है, स्तूप टीला कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि इतिहास में एक राजा था कनिष्क, कनिष्क का नाम सुना है? कनिष्क का शासनकाल इसी के आसपास क्षेत्र में था। उसने क्या किया, वहाँ पर स्तूप बनवा दिया मोहनजोदड़ो के आसपास, इसलिए उसी दुर्ग के आसपास, इसलिए इस दुर्ग के टीलों को स्तूप टूला कहा जाने लगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुई तो वहाँ भी कई भवन मिले, जैसे स्नानागार, अन्नागार, सभावन। स्नानागार अन्नागार हड़प्पा में भी मिला, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार अन्नागार है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा। और ये मिला आपके दुर्ग टीले में, यानी दुर्ग टीले किस दिशा में है? पश्चिमी दिशा में। पश्चिमी दिशा में मोहनजोदड़ो में कई महत्वपूर्ण इमारत, लिख लीजिए,
मोहनजोदड़ो की मुख्य इमारतें जैसे स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन या प्रशासनिक भवन दुर्ग टीले में पाए गए हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज में यहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण भवन था वो था स्नानागार के बारे में आपको बता देते हैं। स्नानागार ये 11.88 मीटर लंबा, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा था। ये 2.4, ये मान लीजिए स्नानागार है, ये ऐसे इसकी बनावट थी, ठीक है। इस स्नानागार मतलब बाथरूम, वो भी स्विमिंग पूल की तरह बनाया गया था उस समय, ठीक है। इतना बड़ा कोई बाथरूम थोड़ा होता है, लेकिन उस समय ये बनाया गया, आश्चर्यजनक बनाया गया था। इस पे आने जाने के लिए, ये आईएएस में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसमें आने जाने के लिए 2 दिशाओं में सीढ़ी बनाई गई थी। किस दिशा में? नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा में। इसमें उत्तर दक्षिण दिशा यही है। जब हम मैप को देखते हैं ना, तो ये मैप को हमेशा ऐसे देखिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ ये इस तरीके था, यहाँ पे सीढ़ी थी जो है, और यहाँ पे सीढ़ी थी, यानी उतरने के लिए। ये वास्तव में कोई पर्सनल बाथरूम नहीं था, ये सार्वजनिक, यानी लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे, और ये एक जल पूजा का संकेत माना जाता है। आज भी हिंदू धर्म में जल पूजा होती है, जो सार्वजनिक रूप से लोग जाते हैं, नदी के किनारे नहाते हैं और पूजा करते हैं। तो ऐसा विद्वानों का ये मानना है कि ये इसी क्रम में बनाया गया था कि लोग, जो जनता थी, वो यहाँ आके नहाती थी और पूजा करती थी। तो ये क्या था? सार्वजनिक स्नानागार था। लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो का स्नानागार एक सार्वजनिक स्नानागार था। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं मिला है। लिख लीजिए, कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है? मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले, जिसे HRBS एवं B के क्षेत्र में बांटा गया था।
एवं डी के क्षेत्र में बांटा गया था। एच आर अलग से लिखेगा, एच आर क्षेत्र से, एच आर क्षेत्र से, एच आर क्षेत्र से कांसे की बनी हुई कांसे की बनी हुई नर्तकी का साक्ष्य मिला है, नर्तकी का साक्ष्य मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान नहीं मिला है। देखिए कांसा, अभी हम आपको धातु का बताते, धातु का जब बताना था आपको तो बताते, यहाँ के आर्थिक क्षेत्र बताते। सबसे पहले मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही एक नए धातु का आविष्कार हुआ। किस धातु का? कांसे का। तांबा तो आविष्कार पहले ही हो गया था। अब यहाँ से टिन, तांबे और टिन को मिला के क्या बना दिया है? कांसा। तांबा प्लस टिन इक्वल टू कांसा। तो लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम एक नए धातु की खोज हुई, एक नए धातु कांसे की, एक नए धातु कांसे की खोज हुई। एक नए धातु कांसे की खोज हुई। देखिए ये तो मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा आपको बता दिए। इसके बाद फिर एक ये पाकिस्तान में ही था मोहनजोदड़ो। अब दूसरा स्थल आता है चनहुद्रो। मोहनजोदड़ो के पास जी अभी उसमें आरती में बताएंगे हम। ये तो इम्पोर्टेंट बता दी चलिए एक चीज और लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ कब्रिस्तान तो नहीं मिला है, लेकिन एक कमरे में यहाँ 14 कंकाल मिले हैं। ठीक है, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। तो इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। चलिए इसको बंद कर दीजिए, अब कल ही लिखाएंगे। इसको बंद कर दीजिए। देखिए ऐसा है ना, कल से थोड़ा